नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम भौतिक भूगोल में भूपटल को प्रभावित करने वाले बलों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम अंतर्जात बल या पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले बल के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम इसी में वलन और संवलन पहले देख चुके। आज हम भ्रंश के बारे में अध्ययन करेंगे। अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न शक्ति संचलन के कारण किसी भूखंड में तनाव और कभी कभी अत्यधिक संपीड़न होने पर सेलों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने लगता है। यदि तनाव की शक्ति सामान्य होती है तो भूपटल पर केवल चटकने पड़ती है, किंतु तनाव क्रिया यदि अधिक होती है तो सेल संस्तरों में विभंग उत्पन्न होते हैं। तनाव मूलक संचलन अधिक तीव्र होने पर विभंग तल के सहारे बड़े पैमाने पर सेलों का स्थानांतरण होता है, जिससे भ्रंश उत्पन्न होते हैं। अर्थात जब तनाव की क्रिया अत्यधिक होती है तो चट्टान एक भाग से टूटकर उस स्थान से विपरीत दिशा में दूसरे भाग की ओर खिसक जाती है और बीच में जो गर्त बनता है वो भ्रंश बनता है। सेलों का स्थानांतरण किसी भी दिशा में हो सकता है। वारसेस्टर महोदय ने कहा है कि पृथ्वी के एक विभंग या विदर को भ्रंश कहते हैं, जिसके सहारे एक भाग दूसरे भाग की अपेक्षा सरक जाता है, अर्थात खिसक जाता है। एक भ्रंश विभंग सतह वह है जिसके सहारे सेलें सापेक्ष रूप से स्थानांतरित हो जाती है, यानी कि चट्टान जब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर खिसक जाती है, और ये तब होता है जब तनाव अत्यधिक होता है। भ्रंश सेल संस्तरों में स्थानांतरण होता है जो 1 सेंटीमीटर से सैकड़ों मीटर तक मिलता है। किसी भ्रंश के सहारे आकस्मिक संचलन होता है जो एक समय में 5 मीटर से 10 मीटर या इससे भी अधिक हो सकता है। कुछ समय संचलन इतना मंद होता है कि उसकी हमारे को अनुभूति भी नहीं होती है। भ्रंश एक जटिल प्रक्रिया है जो कभी कभी सरल दिखाई देती है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो इसके किनारे होते हैं उसको अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे विभंग तल या भ्रंश सतह। यह वह सतह है जिसके सहारे संचलन के फलस्वरूप सेलों का स्थानांतरण होता है। यह तल क्षैतिज, नमित, वक्राकार या अन्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। चिकना या चिक्कण किनारा, यह भ्रंश सतह का चिकना या खुरचा हुआ भाग होता है जो संचलन प्रक्रिया के अंतर्गत उसके एक खंड से दूसरे खंड के साथ रगड़ द्वारा उत्पन्न होता है। भ्रंश नति, यह वह कोण होता है जो भ्रंश सतह तथा क्षैतिज तल के मध्य निर्मित होता है। उत्क्षेपित खंड, भ्रंश सतह की दूसरी ओर के खंड की तुलना में ऊंचे उठे भाग को उत्क्षेपित खंड या ऊर्ध्वपात पार्श्व कहते हैं। अधक्षेपित खंड, इसे अवपात पार्श्व भी कहते हैं, जो भ्रंश सतह की तुलना में नीचे होता है। शीर्ष भित्ति, भ्रंश की ऊपरी दीवार को शीर्ष भित्ति कहते हैं। पाद भित्ति, ये भ्रंश की निचली दीवार होती है, अर्थात ऊपर जो दीवार भ्रंश से जो दीवार नुमा आकृति बनती है उसके नीचे वाले भाग को पाद भित्ति और ऊपर वाले भाग को शीर्ष भित्ति कहते हैं। नतिलंब, एक भ्रंश का नतिलंब उसके क्षैतिज तल के साथ प्रतिच्छेदन द्वारा निर्धारित होता है। उन्मन या उन्नमन, लंबवत तल के साथ भ्रंश तल के झुकाव को उन्नमन कहते हैं। यह नमन का पूरक होता है और इसका मान 90 डिग्री के बराबर होता है। सरपण, यह वह दूरी है जो संस्तर के दो क्षेपित खंडों के मध्य भ्रंश तल पर मिलती है। नति सरपण, नमन की दिशा में सरपण की मात्रा को नति सरपण कहा जाता है। नतिलंबी सरपण, भ्रंश के नतिलंब के समानांतर क्षैतिज स्थानांतरण की मात्रा को नतिलंबी सरपण कहते हैं। क्षेपण, किसी सेल संस्तर के विभंजित किनारे के क्षैतिज स्थानांतरण को उत्क्षेपण कहते हैं। स्तर विन्यासी क्षेपण और भ्रंश का गार, ये भ्रंश के समय जो विविध प्रकार की स्थलाकृति बनती है उसके बीच के कोण और उनकी दीवारों के आधार पर इसके अलग अलग प्रकार दिए गए हैं। भ्रंश को फिर विविध प्रकारों में विभाजित किया गया है। सामान्य भ्रंश, सेलों में दरार आविर्भाव के फलस्वरूप अलग होने वाले
दोनों सेल खंडों के विपरीत दिशा में स्थानांतरण द्वारा निर्मित भ्रंश को सामान्य भ्रंश कहते हैं, जिसमें शीर्ष भित्ति या निलंबी भित्ति अधिक्षेपित खंड की ओर होती है। उत्क्रम भ्रंश, सेलों में दरार उत्पन्न होने के फलस्वरूप अलग होने वाले खंड आमने सामने स्थानांतरित होकर खिसकते हैं तो उसे उत्क्रम भ्रंश कहते हैं। इसमें शीर्ष भित्ति भ्रंश सतह के ऊपर की ओर क्षेपित हो जाती है, इसी कारण इसको क्षेपित भ्रंश भी कहते हैं। इस भ्रंश के निर्माण में संपीड़न द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संपीड़न के अधिक होने के फलस्वरूप भ्रंश के एक खंड का क्षेपण दूसरे खंड पर होता है। नतिलंबी सर्पण भ्रंश, इसे विदारण भ्रंश या रेंच भ्रंश भी कहा जाता है। इसका नाम पार्श्ववर्ती भ्रंश या पार्श्व भ्रंश भी है। इसमें क्षैतिज संचलन के कारण क्षैतिज दिशा में सेलों का नतिलंबी स्थानांतरण होता है। ऐसे भ्रंशों में कगारों की रचना नहीं होती है, यदि होती है तो बहुत सामान्य। ऐसी नति सर्पण भ्रंश भी होती है, परंतु इसका सर्पण घटक छोटा होता है। सोपानी भ्रंश, जिसको हम सीढ़ी नुमा भ्रंश भी कहते हैं। जब असमान बलों के कारण किसी क्षेत्र में कई भ्रंश तल तक की दिशा में निर्मित होते हैं, जिसके फलस्वरूप एक ही दिशा में कई खंडों में सेल स्थानांतरण होता है, तो इस प्रकार निर्मित भ्रंश को सोपानी भ्रंश या सीढ़ी नुमा भ्रंश कहते हैं। इस भ्रंश में ये आवश्यक है कि भ्रंश द्वारा अधिक्षेपित खंडों का अधोगमन एक ही दिशा में संपन्न हो। इसके उदाहरण आल्प्स और हिमालय में मिलते हैं। ये भ्रंश के 4 प्रकार है: सामान्य भ्रंश, उत्क्रम भ्रंश, नतिलंबी सर्पण भ्रंश और सोपानी भ्रंश। भ्रंश की क्रिया के द्वारा भी धरातल के ऊपर कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें मुख्य ये निम्न है: भ्रंशोत पर्वत या हॉर्स्ट पर्वत। ऐसे भूदृश्यों के लिए एडवर्ड सुएस ने सबसे पहले होस्ट शब्द का प्रयोग किया था, जिनके ऊपरी तल या शिखर तल प्राय समतल होते हैं, जो भ्रंश क्रिया के अंतर्गत ज्यों के त्यों रह जाते हैं। इसका निर्माण भ्रंशन की विशेषक गति द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप 2 युग्मित भ्रंशों के बीच किसी भूखंड का उत्थान होता है अथवा इसके बीच का भाग स्थिर रहता है तथा दोनों ओर के समीपी सेल खंडों का नीचे की ओर दशा होता है। ऐसे भ्रंशों से संबंधित उत्थित खंड या स्थिर खंड को हॉर्स्ट कहा जाता है। हॉर्स्ट एक उत्क्षेपित भूखंड है जो पृथ्वी के भूखंडों के ऊपर खड़ा मिलता है, जो स्थिर रूप में खड़े हो गए हैं या अवतलित हो गए हैं। हॉर्स्ट का ऊपरी भाग में अनाच्छादन होने के कारण ऊपरी तल के अधिकांश उच्चावच समाप्त होने लगते हैं, किंतु उनकी संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। संरचना के दृष्टिकोण से हॉर्स्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई की तुलना में अधिक होती है, जिसका स्वरूप एक दीर्घ पठार या पर्वतीय कटक के समान होता है। हॉर्स्ट का सर्वोत्तम उदाहरण जर्मनी के वासजेस पर्वत तथा हर्ज पर्वत एक ओर तथा ओडेनवाल्ड एवं ब्लैक फॉरेस्ट या ब्लैक फॉरेस्ट दूसरी ओर है, जिनके मध्य राइन की भ्रंश घाटी स्थित है। दूसरा रिप्त घाटी, द्रोणिका या ग्राबेन। भ्रंश क्रिया द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों में भ्रंश घाटी सबसे महत्वपूर्ण है। जब किसी स्थान पर लंबाई में कई किलोमीटर तक स्थलखंड भ्रंशन की क्रिया के अंतर्गत अवतलित होता है, अर्थात नीचे धंस जाता है, तो उससे भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। भ्रंश घाटी या ग्राबेन को हास्ट का विलोम कहा जाता है, क्योंकि इसमें भ्रंशित गर्त सम्मिलित होता है, जो 2 समानांतर भ्रंशों के बीच पड़ा हुआ मिलता है, जिनके क्षेपित खंड विपरीत दिशाओं में पाए जाते हैं। गति के दोनों किनारों पर भ्रंशों की श्रृंखलाएं भी मिल सकती है, जिससे सोपानी भ्रंश की क्रिया का आविर्भाव होता है। वास्तव में रिप्त घाटी और ग्राबेन में ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल अलग अलग स्थानों में नाम का अंतर है। सूक्ष्म रूप से हम देखते हैं तब रिप्त घाटी और ग्राबेन में इतना सा अंतर है कि रिप्त घाटी का लघु रूप ही ग्राबेन कहलाता है, अर्थात जब विस्तृत भाग पर घाटी का निर्माण होता है तो उसको रिप्त घाटी, और छोटे भाग में होता है तो उसको ग्राबेन कहते हैं। रिप्त घाटी का निर्माण उस समय भी होता है जब कोई भूखंड अपने स्थान पर स्थिर रहे और उसके दोनों ओर का भूखंड लंबवत संचलन के फलस्वरूप ऊपर उठ जाए। इस प्रकार भ्रंश घाटी लंबाई और गहराई में मिलती है। विश्व की सबसे प्रमुख राइन नदी की घाटी भ्रंश घाटी है। यह घाटी जर्मनी में बसोल और विंजेन नगरों के मध्य 320 किलोमीटर की लंबाई
और 32 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली हुई है। इसके एक और वासजेज पर्वत तथा हर्ज पर्वत श्रेणियाँ और दूसरी ओर ब्लैक फॉरेस्ट तथा ओडेनवाल्ड पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी एशिया से अफ्रीका तक मिलती है, जिसकी श्रृंखला जॉर्डन नदी की घाटी से लाल सागर होते हुए जेम्बेजी नदी तक लगभग 4,800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। दक्षिण कैलिफोर्निया की डेथ वैली भी एक भ्रंश घाटी का उदाहरण है, जिसकी गहराई सागर तल से 866.33 मीटर नीचे है। एशिया का मर्त सागर और जॉर्डन नदी की घाटी भी ऐसी भ्रंश घाटी का ही उदाहरण है। भ्रंश घाटी की उत्पत्ति के संबंध में 2 सिद्धांत भी दिए गए हैं, एक तनावमूलक सिद्धांत और एक संपीड़नात्मक सिद्धांत। तनावमूलक सिद्धांत में ये कहा गया है कि भूपृष्ठ में तनाव के फलस्वरूप इस तलखंड के 2 किनारों में खिंचाव होता है, जिससे उसके बीच का भाग उसी प्रकार अवतलित हो जाता है जिस तरह से एक मेहराब के निपातीन संधान प्रस्तर की घटना घटित होती है। इसी आधार पर भ्रंश घाटी के निर्माण में ये कहा गया है कि 2 खंडों में तनाव बल के कारण उनके विपरीत दिशा में खिसकने से मध्य का भाग नीचे की ओर धसक जाता है, तो रिक्त स्थान पर भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाता है। संपीड़नात्मक सिद्धांत प्रतिपादित करने में वेलैंड, बेली विलिस, वारेन स्मिथ और ब्लार्ड भूगोलवेताओं का योगदान है। वेलैंड ने अफ्रीका के अल्बर्ट झील तथा रुवेंजोरी खंड में, बेली विलिस ने मर्त सागर में अध्ययन करके ये प्रतिपादित किया कि रिफ्ट घाटियों का निर्माण भूपटलीय तनाव से न होकर अत्यधिक गहराई पर स्थित संपीड़न बल के द्वारा होता है। इस संकल्पना में ये कहा गया कि दोनों किनारों पर अगाध स्थित संपीड़न द्वारा गति होती है, जिसके फलस्वरूप भ्रंश के दोनों किनारे मध्यवर्ती खंड की तुलना में ऊंचाई पर उत्क्षेपित हो जाते हैं, जो वास्तव में दोनों के मध्य बलपूर्वक अवतलित हो जाते हैं, जिसके कारण रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। इस प्रकार संपीड़न भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी के बारे में 2 सिद्धांत चले, तनावमूलक सिद्धांत और संपीड़नात्मक सिद्धांत। संधियाँ किसी क्षेत्र में तनाव एवं अपरूपण के सम्मिलित प्रभाव से कभी कभी सेलों में केवल चटकन होती है और सेलों का विस्थापन नहीं होता, इससे संधियाँ उत्पन्न होती है। संधियाँ सभी प्रकार की अवसादी, आग्नेय, कायांतरित सेलों में मिलती है। संधियों की उपस्थिति के कारण सेलों पर अपक्षय क्रिया का अधिक प्रभाव पड़ता है। ग्रेनाइट सेल की संधियों पर गोलाभ अपक्षय से उनके कगार घिसकर गोल हो जाते हैं। बेसाल्ट सेलों में तनाव के कारण स्तंभाकार संधियाँ उत्पन्न होती है। थैंक यू।